प्रीवियस यूनिटरी मेथड हम लोग सीखे। मोल फाइंड करने का जो मेथड था वो तो ऑलरेडी हुआ, लेकिन उसमें क्या था, यूनिटरी मेथड। अब जो सीख रहे हो, आज जो क्लास है, एक्चुअली इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करें। तो पहले से डिफाइन कर लेते हैं, इसलिए सब पहले लिखोगे। प्रीवियस जो आप देखे हैं, प्रीवियस जो क्लास में आपको बताया गया है ये, तो थोड़ा सा देखो, वही वर्ड है यहाँ पे लिखे। पहले तो ये 7th बेसिक ऐसा यूनिट है, ऑलरेडी आपको पता होगा। 6 आप पढ़े हुए हैं, याद करो। तो 6 क्या पढ़े हुए हैं, तो फिजिक्स में आप पढ़े हुए हैं, स्टार्ट हुआ होगा तो सही जानते होंगे। मास का क्या होता है पता है, केजी। क्लियर। लेंथ का क्या होता है, बोलो कोई, लेंथ का क्या होता है, यूनिट मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, नंबर 3rd में टाइम का सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। क्लियर। उसके बाद लिमिनेस इंटेंसिटी का नंबर 5 देखो, लिमिनेस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडिला। और 6 नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एम्पियर। और ये 7वां बेसिक यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखो, मोल इज द 7th बेसिक एसआई यूनिट। बेसिक एसआई यूनिट एक्चुअली ये पहले इसलिए नहीं बताए, यूनिटरी मेथड आपका पता नहीं चलता। तो कुछ यूनिटरी मेथड से हम लोग देख रहे हैं जो किस तरह से प्रॉब्लम को डील करते हैं। कैसे हम लोग देखते हैं इतना ग्राम में कितना होता है, तो वही लिखा गया है, मोल इज द 7th बेसिक एसआई यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज लैटिन वर्ड दैट मीन्स हिप। हिप मीन्स क्या होता है, ढेर। ढेर जो वर्ड होता है हम लोगों को यहाँ, किसी जैसे चावल का ढेर होता है, गेहूं का ढेर होता है, तो ये लैटिन वर्ड में इसे मोल कहा जाता है। लैटिन में इसे मोल कहा जाता था, तो वहीं से ये वर्ड आया। तो देखो ना, यहाँ पे लिखा गया है हिप। हिप मीन्स होता है ढेर। और ये पाइल, पाइल मीन्स क्या होता है, इस तरह से स्टैक करना, पाइलिंग करना। अब मासेज ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारा जो मासेज है, इसके लिए वर्ड आया आपको मोल। लैटिन वर्ड है जो यूज होता है पहले, तो लैटिन में इसे मोल कहा जाता था। जो ढेर होता है, ढेर जो हम लोग जनरली देखते हैं गांव घर में, कोई चीज का कहते हैं ये ढेर है। या पाइलिंग करने का मतलब क्या, जैसे स्टैक करते हैं, जैसे पाइलिंग करते हैं, मकान वगैरह जो बनाते हैं, या कॉइन का जैसे आप स्टैक करते हैं। मासेज ऑफ सब्सटेंस, कोई चीज बहुत मासेज में रहता है, तो वहां उस वर्ड के लिए आपको मोल होता था यूज। और लैटिन वर्ड ही जनरली आपको केमिस्ट्री में यूज होता है, तो वही लिखा गया है। नंबर 3rd में देखो क्या लिखा गया, इट इज कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर का ये कलेक्शन है। आप प्रीवियस पढ़े तो देखो, सब में क्या लिखे, सब में एक्चुअली क्या लिखे, इतना ग्राम है, किसी का एटॉमिक मास है, उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए। 1 ग्राम एटम लिखे। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखे। ध्यान दो, पीछे जो देखेंगे कॉपी में जो आप लिखे हैं। और इक्वल टू, सब में इक्वल टू आया है 6.022 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है। तो प्रीवियस भी बताए हुए हैं,
तो लिख सकते हैं हम लोग ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले। तो नंबर ये जो देखो, नंबर ये जो इस पॉइंट को देखो, तो इसमें हम लोग को ये सारे बातें को फिर से एक बार रिपीट किया गया है। लिखा गया द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस प्रेजेंट इन 1 gram atom of an element, 1 gram molecules of a compound, and 1 gram ion of a radical, respectively, is called 1 mole. पॉइंट पे आ गए, इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो हम लोग इससे एक बार फिर से रिप्रेजेंट करके देख लेंगे। ऑलरेडी बहुत बार हम लोग पिछले जो क्लास जो है, प्रीवियस क्लास अगर हम लोग देखें, मुझे लगता है बहुत इसका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, कैसे ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो फिर कितना होगा किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल किसे कहते हैं, और इसी से फॉर्मूला हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, अब फिर प्रॉब्लम देंगे। देखो कितना इजी हो जाएगा, आराम से आप उसे बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद जो लिखे यहाँ पे दैट इज, तो फिर से एक बार लिखिएगा। दैट इज करके लिखे हैं, वर्ड लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। यहां देखिए 12 इक्वल टू क्या होता है, कितना, ये आइसोटॉप है कार्बन का, बोले थे ये ऐसा आइसोटॉप है जिसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है। तो 12 लिखे यहाँ, 12 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का, और इसे ऐसे करके लिखते थे मासेज ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना एटम्स, यहां देखो लिख रहे हैं, इतना एटम्स ऑफ, चूंकि एटॉमिक मास है एटम लिखना होगा, इतना एटम्स ऑफ C12। क्लियर, यहां तक पहले से पता है। और इसे कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, प्रीवियस में इसे भी लिखे, और आज बोल्ड इसे कहते हैं 1 मोल। थोड़ा ध्यान से देखो, मीनिंग ये हो गया, किसी का जो एटॉमिक मास है, अगर वो ग्राम में रिप्रेजेंटेशन उसे हम लोग कर देते, रिप्रेजेंट कर देते, तो वही 1 मोल होता है। ध्यान से देखो, इतना इक्वल टू ये हो गया, इक्वल टू ये हुआ, ये हुआ, यानी हुआ एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल लिखिए। इसका क्या मीनिंग हुआ, किसी का जो एटॉमिक मास है वही 1 मोल होता है। एक और लिखते हैं, इतना लिखने के बाद एक मॉलिक्यूलर मास के लिए दिखाते हैं, लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 का यूज कर, किसी का आप यूज कर सकते हैं। इसका आया था 98, हम लोग लिख सकते हैं 98 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। यहां देखो मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट टू, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास वही है, मासेज ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसके लिए भी हम लोग को लिखना पड़ेगा इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और इसे कहते हैं क्या, एवोगाड्रो नंबर। और आज लिख रहे हैं, देखो यहाँ 1 मोल ऑफ लिख सकते हो, वन मोल ऑफ H2SO4 का 1 मोल है। यहां भी लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ C612 इसका है। यहां लिखते हैं आयनिक मास ऑफ, ये देखिए मॉलिक्यूल के लिए हो गया, एटम के लिए हो गया, आयन के लिए देखते हैं आयनिक मास ऑफ, कोई भी आयन बोलो, CO3 2 माइनस, मास कितना होगा ये नहीं जोड़ना है, बताए थे 48 और 12 कितना होगा 60, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं।
तो 60 ग्राम इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 1 ग्राम, 1 ग्राम आयन ऑफ CO3 2 माइनस। उसी तरह से 1 ग्राम आयन हो गया, इक्विवेलेंट टू masses of 6.022 10 to the power 23, इतना आयंस ऑफ CO3 2 माइनस इक्वल टू, इसे ही बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, और यही क्या है 1 मोल ऑफ CO3 2 माइनस। तो 1 मोल का क्या मीनिंग हुआ, जो हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास से उसका एक्सप्रेशन देखते हैं, अगर यूनिट ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्लियर हुआ मोल क्या होता है। अब इसी से फार्मूला बना सकते हैं। अब थोड़ा सोचो, जैसे मान लो यहाँ 12 ग्राम दिया हुआ है, अगर आपको 36 ग्राम कार्बन का दिया हुआ है, अगर एक वॉच ग्लास ले लिए, जैसे आप गए इस तरह से मान लो कार्बन दे दिए, ठीक है, और ये कितना है 36 ग्राम है, और आपसे पूछा गया इसमें कितना मोल होगा, तो आप क्या करेंगे, 12 ग्राम इक्वल टू कितना है 1 मोल, तो 36 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मोल। अब डिवाइड कर दिए तो क्या फार्मूला इससे नहीं आ गया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया गिवन वेट, अब बाय क्या एटॉमिक वेट, एटम के लिए। मॉलिक्यूल्स के लिए अगर फाइंड करना है इसी तरह से मॉलिक्यूलर गिवन वेट कुछ दिया रहेगा, और जिस मॉलिक्यूल्स का रहेगा मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, इसी से देखो ना फार्मूला आ गया। फार्मूला कहीं बाहर से नहीं आता है, जो एक्सप्रेशन है, जो थ्योरी है, उसी से फार्मूला आएगा। तो फार्मूला भी आपको इसी से आप बना सकते हैं। अगर कार्बन का, इसमें देखिए अगर कार्बन का एटम्स दिया हुआ, मान लो 100 एटम्स दिया हुआ, तो गिवन एटम और डिवाइडेड बाय क्या एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। क्योंकि इसका एक्सप्रेशन देखने से पता चलता है सबका क्या है 1 मोल इक्वल टू 1 मोल है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आगे आपको दिखाएंगे। इतना लिखने के बाद फिर एक सिंगल नोटेशन, और इसी में लिखिएगा नंबर ऑफ मोल। आप देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं गिवन वेट इन ग्राम। जो वेट है, जो दिया हुआ वेट है वो ग्राम में होना चाहिए। अब अगर एटम के लिए हो तो लिख सकते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास और वेट केमिस्ट्री में सेम होता है, फिजिक्स में डिफरेंस उसमें जी देखना रहता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे इन ग्राम, दोनों एक यूनिट में होना चाहिए। एक फार्मूला आ गया, देखो तो लिख पाए, यस सर हो। इसके बाद हम लोग एक सेकेंड इसी में फार्मूला लिख सकते हैं। फर्स्ट तो इससे हो गया, गिवन वेट दिया रहेगा और 1 मोल है, तो जो उस एटम का मास होगा एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ये दोनों का यूनिट सेम रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, ग्राम एटम तो सेम ही 1 है, ये भी 1 है, जितना ग्राम एटम है उतना ही मोल होगा। मान लो किसी का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है तो उतना 1 ग्राम एटम होता है। जैसे इसके लिए लिखे, यहाँ लिखना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। जैसे नाइट्रोजन का मास कितना है 14 है, तो 14 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया 1 ग्राम एटम ऑफ क्या नाइट्रोजन। याद करो यही पढ़ा है, ये लिखना नहीं है अपने कॉपी में, आप लिखिएगा ना सिर्फ समझिए, ऑलरेडी लिखा है कितना बार लिखे। तो इतना ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो कहीं भी अगर आपको ग्राम एटम लिखा हुआ हो उसी को मोल कहते हैं, ग्राम एटम। फिर आपके दिमाग में आएगा जब मोल था ही, ये ग्राम एटम लिखने का क्या जरूरत था। तो ग्राम एटम इसलिए लिखा जाता है, एटम का मासेस बहुत ही कम होता है, जो प्रीवियस क्लास में करके आपको दिखाया। एक एटम का मास कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन हम लोग सीखे हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। याद करो एवोगाड्रो नंबर से जैसे डिवाइड करते तो मास ऑफ एन एटम कैलकुलेट हो जाता है।
जो प्रीवियस क्लास का हम लोग का पॉइंट था एवोगाड्रो नंबर और मोल फाइंड करने के लिए गिवन एटम अब बाय आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ जैसे इसका कॉलम दिखा रहे थे, कार्बन है 100 एटम्स दे दिया गया। क्वेश्चन ये हुआ, इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था जो 36 ग्राम आपको कार्बन दिया गया, मोल कितना होगा, तो 36 ग्राम में आप डिवाइड कर दिए, 36 ग्राम में आप डिवाइड कर दिए 12 से इतना ग्राम से, तो 3 मोल हुआ, कट गया यहाँ से 3 मोल फाइंड। अभी प्रॉब्लम देंगे लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश करो। अब दूसरा ग्राम एटम मोल दोनों एक ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कहीं वर्ड यूज रहा था, ग्राम एटम फाइंड करना था, आप समझेंगे मोल फाइंड करना है। नंबर थर्ड में यहाँ देखते हैं, ये एटम के फॉर्म में रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा क्या, 100 एटम कार्बन है, इसका मोल कितना होगा। तो 100 एटम मान लीजिए आपको कार्बन है, 100 एटम आपको एटम्स कार्बन है, इसका मोल कितना होगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए जो दिया हुआ एटम्स है इतना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए आप यहाँ से सोचो ना, इतना को 1 मोल कहा जाता है, देखो ना इतना को 1 मोल कहा जाता है, इसे क्या एवोगाड्रो नंबर है, तो Na को 1 मोल कहा जाता है, इसीलिए 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1/Na। ये सब लिखना नहीं है, थोड़ा समझने का कोशिश करो। और इसीलिए 100 एटम है, चूंकि एटम होता है तो 100 एटम है, तो क्या होगा यहाँ से 1/Na, यहाँ 100 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो तो 100/Na नहीं हो गया, ये यूनिटरी मेथड से ही आया कि नहीं आया, तो 100/Na, तो वही 100 एटम्स बाय Na फार्मूला बना दिए। कभी कभी यूनिटरी मेथड समझ में नहीं आता है, ढेर सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, जबकि आसान वही है, इसीलिए फार्मूला पे आए हैं। बताए थे प्रीवियस में, एक्चुअली जब ये यूनिटरी मेथड आप यूज करने के लिए सीख जाओगे तो पूरे केमिस्ट्री में आप अच्छे ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये फार्मूला है ही जो आज फार्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो गिवन एटम का बाय क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर, मोल फाइंड हो जाएगा। तो किसी भी एटम का 2 तरीका से हम लोग मोल फाइंड कर सकते हैं, एक उसका गिवन वेट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एटम्स रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये जो लिखा गया नंबर और मोल, ये 2 फार्मूला हो गया, 1 और 2। जैसे भी आपको इच्छा हो, जैसे मान लो आपको हो फार्मूला से यूज करना तो और आसान हो गया, अगर वो सीखते हैं तो वो भी आसानी है, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना रहता है, जो क्या पूछा जा रहा है क्या निकालना है। तो क्लियर हो गया हम लोग का, ये 2 फार्मूला इसमें आया है। फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था, दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग का था मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए। तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग देखते हैं क्या, एक्चुअली जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके लिए भी नंबर ऑफ मोल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आयन के लिए भी कर सकते हैं। अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, और ये एक ही बार में आप लिख सकते हैं। तो 1 हुआ, 1 देखो ये 2, और नंबर थर्ड लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, इसी तरह से गिवन वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, और वो भी किसमें, इन ग्राम में। थोड़ा ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल्स के लिए हुआ। कोई मॉलिक्यूल्स एटम रहेगा तो यहाँ एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, और मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स एटम तो समझते ही हो, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, लेकिन ये इन ग्राम में, दोनों यूनिट कटना चाहिए। इसका भी होगा एक और फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन, फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन मॉलिक्यूल्स, यहाँ एटम देखो, गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर। फिर आयन के लिए क्या होगा, अब एक याद हुआ तो सब आप इसे याद रख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हुआ गिवन, इसी तरह से गिवन वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय आयनिक वेट या आयनिक मास, और वो भी क्या, इन ग्राम में। तो ध्यान दो, फिर इसमें भी वही बात हो सकता है, कितना फॉर्मूला होगा, देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, लेकिन याद रखना बहुत ही आसान है, सब में एक ही बात है, गिवन वेट, इसमें भी गिवन वेट, उसमें भी था, यहाँ पे रेट किए गिवन वेट, दोनों में, तीनों में वही है। अगर एटम है तो डिवाइड करेंगे, लिखे तो यहाँ एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से, आयन है तो आयनिक मास से डिवाइड करेंगे, और यूनिट लिखना जरूरी है, ग्राम कटना जरूरी है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन आयन, अब बाय क्या, एवोगाड्रो नंबर।
इतना फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। जो मोल किसी का भी कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है तो दो फॉर्म में ही रहेगा, एक रहेगा एटम के फॉर्म में और दूसरा रहेगा आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में, आयन के फॉर्म। कितना वेट है या फिर वो कितना नंबर में। अगर नंबर में है, नंबर का मतलब ये हो गया एटम्स रहेगा 100 एटम्स, 200 एटम्स, या मॉलिक्यूल्स रहेगा 5000 मॉलिक्यूल्स रहेगा, कुछ भी मॉलिक्यूल्स रह सकता है। आयन इसी तरह से नंबर में रह सकता है। तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, सब में देखो वही है। अगर आपको गिवन वेट है, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना, आयनिक मास है तो आयनिक मास से डिवाइड करना। बस इतना याद रखना, कोई बड़ा बात नहीं है। प्रॉब्लम लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। इतना लिखने के बाद आगे हम लोग का एक प्रॉब्लम और है जिसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। आप इतना लिखने के बाद वर्ड लिखेंगे मोलर, मोलर वॉल्यूम। देखो पहले इसे लिखो। सर एक क्वेश्चन पूछे सर। हाँ बोलिए, एक नहीं ढेर सारा क्वेश्चन पूछिए। सर ये सेकंड नंबर में आप लिखे नंबर ऑफ मोल गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एन एन एवोगाड्रो नंबर, तो सर पहले ए क्यों नहीं होता है, एन पहले क्यों होता है सर? नंबर एवोगाड्रो, हाँ सर, तो पहले लिखने का जो तरीका होता है एवोगाड्रो और नंबर। सर सपोज अगर हम जैसे पहले ए एवोगाड्रो हुआ ना, हाँ सर, मान ऐसे लीजिए करके सर नहीं अगर लिखा हम पहले जाएगा। ए लिख देंगे और नंबर है बाद ना, में बताते हैं ना, बताना एवोगाड्रो को पहले नहीं करना है, नंबर से ना आप डिवाइड कर रहे हैं। यस सर। तो नंबर पहले रहेगा और किसका नंबर, ये पॉइंट फिर आता है किसका नंबर, एवोगाड्रो का नंबर, एवोगाड्रो का। इसलिए लिखा जाता है। अब एवोगाड्रो तो नेम है, उसे तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है एन ए करके लिखा जाता है। एनसीईआरटी पहले स्मॉल ए लिखता था, एन ए स्मॉल ए, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है तो कैपिटल ए ही लिखा जाता है। तो शुरू में यहाँ स्मॉल ए लिखा जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये जो मोलर वॉल्यूम लिखे हैं, अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, या एक बात ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर कोई गैसियस रहेगा तो क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए O2 गैस है, N2 गैस है, गैसियस फॉर्म में लिखा हुआ है, या बहुत सारे गैसेज होता है, क्लोरीन गैस है, अमोनिया गैस है, H2O लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में, तो फिर हम लोग उसे कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, या उसका जो प्रॉब्लम दिया रहेगा कैसे उसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे बनाएंगे। इसीलिए वर्ड आया क्या, मोलर वॉल्यूम। अगर मोलर वॉल्यूम हम लोग पढ़ लें, इतने सारे एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए पढ़ लिए, तो कहीं भी मोल रहेगा आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा जो मोल आपको कैलकुलेट करना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे ही एसटीपी और एनटीपी लिखा हुआ होगा तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या गैसियस फॉर्म में है। बगल में लिखा हुआ रहेगा एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी का क्या मीनिंग होता है, एनटीपी का क्या मीनिंग होता है, वो सब लिखेंगे, तो पहले इसे देख लो एक बार। इसीलिए वर्ड यहाँ पे आया है मोलर वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट होता है वो भी अभी आपको बताएंगे। एक थ्योरी जो होता है मोल का वो क्लियर हो गया लिखा हुआ। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो मोलर वॉल्यूम लिखे हैं, तो मोलर वॉल्यूम का क्या मीनिंग होगा, पहले उसे डिफाइन कर लो। एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी, तो फिर से यहाँ लिखते हैं, आप लिखेंगे मोलर और ये वॉल्यूम, शायद पता भी होगा 22.4 लीटर होता है, लेकिन कैसे आया यहाँ पे देखना है। तो पहले लिखते हैं एट एसटीपी और एनटीपी, ये जरूर देखना लिखा हुआ है कि नहीं, या तो एसटीपी लिखा होगा एनटीपी लिखा होगा। एट एसटीपी और एनटीपी 1 मोल ऑफ any gases occupied 22.4 liter, 22.4 liter is called molar volume। इसे आपको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। दैट इज करके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल,
इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, लिखा जाएगा गिवन वॉल्यूम, और वो भी आपको इन लीटर में गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर से आप उसे डिवाइड कर तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। क्योंकि एक मोल आपको 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, उसका स्पेस जो है, वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी और एनटीपी। अब ये एसटीपी और एनटीपी क्या होता है ये समझना होगा। अगर आपको एसटीपी और एनटीपी नहीं लिखा हुआ है तो गिवन वेट का यूज करना। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होता है ये देखो, जैसे O2 दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ आपको क्या, इसका मान लो दिया हुआ 64 ग्राम, क्लियर, O2 लिखा हुआ है एट एनटीपी लिखा हुआ है, या फिर आपको और करके एसटीपी लिखा हुआ है। तो अब ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसमें गिवन वेट, अब बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे। और ये लिखा हुआ है एट एसटीपी और एनटीपी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये हो गया ये गैसियस फॉर्म में है। तो देखेंगे एमएल या लीटर दिया हुआ है कि नहीं, गिवन वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में लिखने का मीनिंग यही होता है। आप कैसे समझेंगे, जो गैसियस फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म से मोल फाइंड करना है, तो एसटीपी और एनटीपी लिखा हुआ रहेगा, जोड़ेंगे पता होगा। और यहाँ पे अगर प्रेशर का बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर, अगर स्टैंडर्ड प्रेशर का बात करें, ये स्टैंडर्ड प्रेशर इक्वल टू होता है 1 atm, 1 atm फोर होता है एटमॉस्फेरिक। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm होता है जो हम लोगों के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री, उसी को केल्विन में हम लोग इतना कहते हैं। तो यदि आपको ऐसा लिखा हुआ यहाँ देखो PV इक्वल टू nRT, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे अभी तुरंत दिखाएंगे आपको। तो पहले इसे भी देख लें हम लोग, एनटीपी क्या हुआ, तो ये हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर इक्वल टू होता है, पता है आप लोगों को 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी होता है, 25 भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यूज करोगे तो 25 जो पुराना वाला था उसी का यूज हो रहा है, लेकिन अभी 20 डिग्री सी। अगर इसे केल्विन में लिखे तो 20 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो गया 293 केल्विन। तो केल्विन में इतना और इतना का ध्यान रखना। और नॉर्मल, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर कितना होगा, वो आपको 1 atm ही होता है। तो प्रेशर आपको सेम है, प्रेशर देखो यहाँ पे सेम है, प्रेशर चेंज नहीं होता है स्टैंडर्ड और नॉर्मल में। सिर्फ टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर देखो इतना है, क्लियर, डिग्री सी में, और इसमें क्या है 0 डिग्री सी है। तो जहां भी एसटीपी और एनटीपी लिखा हुआ रहेगा तो आप तुरंत समझेंगे निश्चित रूप से इसका यूज करना है जो गैसियस फॉर्म है, जिसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं गिवन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम दिया रहेगा 20 लीटर 30 लीटर, अगर एमएल में दिया हुआ 100 ml में रहेगा तो इसे एमएल को लीटर बना लेंगे और 22.4 से डिवाइड करेंगे, दोनों के एक यूनिट में ले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो ये भी हम लोगों का फाइंड हो सकता है। दोनों का क्या मीनिंग हुआ ये क्लियर करेंगे। 1 मोल, कोई भी गैसेस कितना आपको जगह खींचता है, ऑक्यूपाइड वहां लिखे हैं 1 मोल ऑफ गैसेस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, कितना जगह खींचता है तो 22.4 लीटर, उसी को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। एक मोल का मीनिंग हुआ 22.4 लीटर, इसीलिए यहाँ डिवाइडिंग फैक्टर देखो ना 22.4 लीटर आया, गिवन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। जितना दिया रहेगा, मान लो एमएल में दिया हुआ है तो लीटर में चेंज कर लेना, नहीं दिया हुआ है तो बस ऐसे ही आप लीटर, इतना लीटर 10 लीटर और डिवाइडेड, मान लो 10 लीटर है तो 10 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। इतना तरीका है मोल फाइंड करने का, मेथड है, आप मोल फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो लिखा गया पीवी इक्वल टू एनआरटी, इससे हम लोग कैसे लाएंगे थोड़ा सा ये दिखाने का कोशिश करेंगे। अभी हो सकता है ये आपको पता नहीं है क्लियर ये क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लिखे हैं जो आपको थ्योरी बता रहे हैं तो कंप्लीट ये हो जाए जो कहाँ से आता है, कैसे वॉल्यूम आता है। तो इतना पहले लिख लो, आफ्टर दैट इसे बताते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
देखो लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मीनिंग ही हुआ आपको, टेम्परेचर यदि देखेंगे तो 0 डिग्री और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। नॉर्मल का नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सी, नॉर्मल टेम्परेचर उसी को बोला जाता है। पहले 25 डिग्री सी का यूज होता था, अभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में पढ़ोगे उसी का यूज होता है। और जहां जितना भी आपको है सब जगह चेंज हो गया, एनसीईआरटी एक बार चेंज किया है, तो 20 डिग्री सी ही अभी चल रहा है, तो 20 डिग्री सी ही लिखें। तो कहीं कहीं 25 रहेगा तो उससे आप ये मत समझिएगा जो गलत लिखा गया है, कहीं कहीं चेंज नहीं हुआ है। तो 25 जहां लिखा हुआ रहेगा 25 यूज कीजिएगा, प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है। ऐसे रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सी ही अब यूज करना है। लेटेस्ट जो भी बुक आ रहा है उसमें 20 डिग्री सी ही लिखा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। देखो तो नंबर ऑफ मोल याद हो गया, प्रीति बोलिए आप, याद हुआ? अभिषेक आप भी बोलिए, कितना फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल का? नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करोगे? गिवन वेट दिया हुआ रहेगा और डिवाइडेड बाय कितना से करोगे? एटम रहेगा, एटॉमिक 20.4 लीटर सर। तो ये वॉल्यूम के लिए बोल रहे हैं। अगर गिवन वॉल्यूम रहेगा जैसे गैसियस फॉर्म में रहेगा तब ऐसा आप करेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम आपको अगर एमएल में दिया हुआ है तो लीटर में चेंज करना। ऐसे वेट में अगर दिया हुआ है तो गिवन वेट अब बाय एटम है तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे। गिवन अगर वेट है मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे। आयन है तो गिवन वेट अब आयनिक वेट से डिवाइड कर दोगे। या नंबर रहेगा किसी का, गिवन एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और लास्ट क्या है, गिवन वॉल्यूम। अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो अब प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम करेंगे तो ये थ्योरी आपको क्लियर होगा जो क्या लिखा गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये सब सबको याद कर लें। देखो देर करें। हाँ सर, वॉल्यूम वाला बोलिए। गैस फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म? जैसे वॉल्यूम जो है या एसटीपी और एनटीपी लिखे हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है ये आपको गैसियस फॉर्म के लिए लिखा हुआ है। देखो ना, एसटीपी और एनटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, लिक्विड नहीं लिखे हैं, ये क्लियर रखना, दिमाग में रखना है। जैसे वाटर के लिए भी आपको एमएल का यूज होता है, लीटर का यूज होता है, उसके लिए डेंसिटी यूज करेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सब प्रॉब्लम करेंगे, अब तो स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो गैसेज आप देख रहे हैं तो गैसेज का मीनिंग यही हुआ जो सिर्फ एक गैस के लिए यूज करेंगे। और एक शानदार आपको उसका ट्रिक बताए, जो बगल में आप देखिएगा एसटीपी और एनटीपी लिखा हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। एसटीपी और एनटीपी लिखा हुआ ही रहेगा। अगर वो प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ या तो टीचर जैसे बता रहा है, मान लीजिए कोई बता रहे हैं और फिर जो है आपको प्रॉब्लम दिया तो आप समझ रहे हैं वही प्रॉब्लम। क्लियर? नहीं तो ऐसे आप प्रॉब्लम बुक में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो एसटीपी और एनटीपी यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी हम लोग भी प्रॉब्लम देते नहीं लिखते हैं एसटीपी एनटीपी, इसका मतलब बताए हुए अभी तुरंत, इसलिए उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन जब उसे प्रॉपरली लिखेंगे क्लियर, तो वहां पे एसटीपी और एनटीपी लिखना ही है, वो इंडिकेट कर रहा है जो गैसियस फॉर्म में है। अगर ऐसा नहीं लिखा गया है और फिर उसका एमएल दिया हुआ तो लिक्विड फॉर्म हो गया, बगल में डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी से उसका मास कैलकुलेट कर लो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आप जानते हो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मान लो किसी का आपको लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है, तो जितना भी लिक्विड फॉर्म में दिया वॉल्यूम यहाँ रखोगे, डेंसिटी दिया रहेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा, उसका गिवन वेट आ जाएगा। क्लियर? इससे आप कैलकुलेट करोगे। और ये फार्मूला जो यूज करोगे हमेशा आपको गैसियस के लिए, गैस के लिए, कभी लिक्विड के लिए नहीं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। एनीवे, अब ये थोड़ा कर देते हैं, ये कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको ये कैसे कैलकुलेट हुआ 22.4। तो थोड़ा ध्यान दो कैसे कैलकुलेट हुआ। बहुत ही आसान है, थ्योरी से इसको ले आए
फार्मूला बना है, किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इतना फार्मूला देकर डर नहीं जाना भाई, इतना फार्मूला सब तो एक ही है, वही गिवन वेट है, एटॉमिक वेट से मास से डिवाइड करना, मॉलिक्यूलर से आयनिक से डिवाइड करना। तो देखो इधर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पीवी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, ये गैस कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ये प्रेशर है और ये क्या है आपको वॉल्यूम है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल। आगे पढ़ोगे इसे, इसके लिए उतना नहीं लिखे, सिर्फ अभी जो बताना था नंबर ऑफ मोल। R4 क्या है आपको ये बगल में लिखते हैं, R इक्वल टू क्या है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू होगा। और T क्या है आपको अब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू जो लिखा गया पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हम लोग का प्रेशर कितना है 1 atm, तो 1 रखेंगे। अभी तुरंत लिखे हैं, देखो यहाँ भी 1 atm और ये भी इरेज किए हैं, वहां भी 1 atm, दोनों नॉर्मल में भी या स्टैंडर्ड में भी 1 मल्टीपल भी यहाँ रखे इक्वल टू क्या नंबर ऑफ मोल। 1 मोल के लिए 1 मोल कितना जगह छिड़कता है अभी लिखे हैं, यहाँ 1, R का वैल्यू होता है 0.082 कितना, और ये टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये जस्ट बताए 273 आपको कैलोरी में एसटीपी पे होता है। तो ये क्या हो गया आपको एट, हम लोग बगल में लिख सकते हैं एट एसटीपी पे इसे कैलकुलेट तो और करके लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया, ये आएगा क्या 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये जो लिखा गया है। इसीलिए हम लोग का 1 मोल का जो वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर आता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू R का वैल्यू है। तो ये कंप्लीट हुआ मोल। अब आप लोग बोलिए क्या समझ में नहीं आया, फिर से उसे रिपीट करें क्योंकि प्रॉब्लम देने जा रहे हैं। सर आरटी का मतलब नहीं समझ में आया। R हुआ मैंने बताया गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट का R जो है कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू है तो 0.082 अभी रखे हैं, अभी आप उतना याद रखें R का वैल्यू 0.082। और टेम्परेचर जो हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर अभी जस्ट लिखे एसटीपी पे 273 केल्विन, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, आगे जब पढ़ाएंगे ना तो 3 फॉर्म में होता है, 3 यूनिट में होता है, तो वहां दिखाएंगे। अभी उतना मुझे नहीं दिखाना था, सिर्फ वॉल्यूम दिखाना था 22.4 लीटर आ जाता है कि नहीं। 1 मोल कोई भी गैसेज 22.4 लीटर आपको जगह छिड़कता है, लिखे हैं 1 मोल ऑफ एनी गैसेज ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। तो वो गैस का मोलर वॉल्यूम कहलाता है जो 22.4 लीटर है। इस बात को समझाना था, तो थोड़ा इस बात को समझो। एसटीपी और एनटीपी लिखा रहेगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर यूज करो, फार्मूला से आप प्रॉब्लम डील कर लोगे। तो चलो अब देखो लिख पाए, लिख लिए सर। ठीक है, एक ही बार में 3, 4, 5 प्रॉब्लम देते हैं जो आपको क्लियर कर दे, सारा फार्मूला आप यूज कर पाओ। इसका फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम लिखना है, आप लोग जैसे भी नंबर है ना लिखो। Calculate the number of moles of each of number of moles in each of
फॉलोइंग ए नंबर में देखो, इतना ग्राम ऑफ CH4 बी में देते हैं आपको 90 ग्राम ऑफ H2O, 54 ग्राम ऑफ 206 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 180 ग्राम ऑफ C6H12O6, 100 atoms of नाइट्रोजन, और F में है 2.24 ml of CO2 at NTP. 1 2 3 4 5 6 एक ही में देखो इतना प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। इसमें से आपको सबका जो ए करके बी करके सब में क्या फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूज करके आप मुझे 5 मिनट का समय दे रहे हैं, आप बनाइए, नहीं होगा तो फिर से बनाइए। 64 ग्राम ऑफ CH4 है, कौन सा फार्मूला यूज करोगे? 64 ग्राम ऑफ CH4, फोर आइस बोल रहे हो? सर 4 बी नंबर 5 यस सर 5 सी नंबर, सी नंबर में सर बना रहे हैं। सोडियम का अगर मास पता नहीं होगा तो 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, यहाँ लिख देते हैं। देखो सोडियम का मास आपको है 8 कटे, ये सब पे ध्यान रखना है, ये कटा आपको तो 4 मोल हुआ, तो 1 हो गया। इसी तरह से बी नंबर बनाओ, अपने से बनाओ तो पता चले। 90 ग्राम ऑफ H2, आप लोगों का बना सी नंबर क्या? आयुष यस सर बना सी नंबर?